Continuing from where we left last time, हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे थे. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक सेंटेंस आया है belonging to one language, English in this case, and we want to translate it into a sentence in another language, Urdu in this case. So English to Urdu translation, and we see in this problem कि इसके अंदर अगर इनपुट सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं तो आउटपुट सेंटेंस में अब 6 वर्ड्स हैं. और यानी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी नहीं है कि इस इनपुट पे ये आउटपुट देनी है आपने. इनपुट्स का साइज़ छोटा है, आउटपुट्स का साइज़ बड़ा. और ऑर्डर में भी ये इनमें कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंग्लिश सेंटेंस इज़ ज़ैद स्लैप्ड खालिद. स्लैप्ड कम्स बिफोर खालिद इन इंग्लिश, लेकिन जो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है उसमें ज़ैद ने खालिद को थप्पड़ मारा विच कॉरस्पॉन्ड्स टू स्लैप्ड. वो खालिद के बाद आ रहा है, इट कम्स आफ्टर खालिद, जबकि ओरिजिनली वो स्लैप केम बिफोर खालिद. तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है. और इस तरह की प्रॉब्लम हमने देखा था कि इसको इट्स अ सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम, लेकिन इसमें जो इनपुट सीक्वेंस है उसके अंदर देयर आर मेनी इनपुट्स, और इसके आउटपुट सीक्वेंस में भी देयर आर मेनी आउटपुट्स, एंड इट्स अ डिलेड मैनी टू मैनी सीक्वेंस प्रॉब्लम. डिलेड इसलिए कि जब तक मैं इनपुट सेंटेंस देख नहीं लेता, जब तक मैं आखिरी वर्ड देख नहीं लेता, तब तक इन मोस्ट केसेस इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन के फिर ट्रांसलेटेड सेंटेंस क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, if I don't know the name of the person who was slapped, Khalid in this case, so how can I start forming the Urdu sentence? Because this last word Khalid appears in the translated sentence right in the middle. So you can't translate from one language to another until and unless you have seen the whole input sentence. और हमने इसमें ये देखा था, दिस इज़ वाई इट्स अ डिलेड सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम. हमने इसको इस तरह से देखा था कि हम एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क लाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली एन LSTM, क्योंकि LSTM वाज बेटर देन अ स्टैंडर्ड RNN. और हम जो पहला वर्ड है उसको X1 कह देते हैं, द फर्स्ट इनपुट वर्ड, लेट्स कॉल इट X1. उसको हम लाते हैं और उसको हम अपने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में से गुजारते हैं. जब हम गुजारते हैं तो आपका रिकरेंट नेटवर्क जो है, एक्चुअली आई स्किप्ड दिस पार्ट लास्ट टाइम, कि असल में तो वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. इनपुट, असल में इनपुट वर्ड आएगा, वो हिडन लेयर में से गुजरेगा और फिर वो एक आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा. बट आई विल इग्नोर इट, यानी वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगी, होने दें, ठीक है. आई जस्ट इग्नोर द आउटपुट, इट्स मीनिंगलेस फॉर मी. फिर अगला वर्ड आएगा और हिडन स्टेट कंप्यूट होगा और कोई आउटपुट निकलेगी, जो भी निकलेगी आई जस्ट इग्नोर इट, ठीक है. यानी आई कीप इग्नोरिंग द आउटपुट्स until a time when the input sentence is complete, in this case at the third word, and then when the output comes, this output I call it my first output word, ठीक है. Y at time 1, Y at time 2, and so on. तो ये हमने देखा था कि in essence what we were doing was कि हम जब input sentence पूरा हो जाता था तब हम ये hidden state को उठाते थे और इस हिडन स्टेट की बेस पे हम पहली आउटपुट निकाल लेते थे. इन एसेंस द हिडन स्टेट इज़ लाइक अ समरी ऑफ द होल सेंटेंस. इट्स अ समरी ऑफ X1, X2 एंड देन X3. क्योंकि
hidden state at time 3 is computed based on x3 and indirectly on x2 and indirectly on x1 as well. So hidden state at time 3 represents, or it can be interpreted as representing the whole sequence of the input sentence. और अब हम जिसको, और हम कहते हैं कि ये जो H3 है ये इनकोड कर दिया हमने, पूरा इनपुट सेंटेंस हैज बीन इनकोडेड इनटू वन वेक्टर कॉल्ड H at time 3. ठीक है. And then so that's the encoder part. Then we have a decoder part जिसमें हम अभी भी वही LSTM है या वही रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, and we start using it in a different way, और हम उसको डिकोडर कहने लग जाते हैं. यानी ये जो रेड रेक्टेंगल बनाया हुआ है और ग्रीन रेक्टेंगल बनाया हुआ है, do not think of them as different networks. It's the same recurrent network, but we are using it in different ways. In the encoding part, we only apply inputs and compute the hidden states. The outputs are computed as a matter of forward propagation, but we don't use those outputs. And while decoding, we start with the first hidden state, the hidden state that the encoder produced, and so we use the hidden state based on x3, and we output the first word in the new language. ठीक है. We output a probability vector of words of the new language. उसके बाद notice कि at this point, once we have produced y1, at this point we have no input vector, right? यानी decoding के time there are no input vectors. ठीक है. डिकोडिंग के टाइम बस अब हम हिडन स्टेट्स को यूज़ कर रहे हैं. हिडन स्टेट ट्रांसफॉर्म होता जाएगा और उसकी बेस पे कुछ आउटपुट वर्ड्स, जिस तरह लैंग्वेज जनरेट करना हमने, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में वर्ड्स प्रिडिक्ट करना सीखे थे, तो अब हम उस लैंग्वेज के वर्ड्स प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं बेस्ड जस्ट ऑन द हिडन स्टेट्स एंड नॉट ऑन एनी न्यू इनपुट्स. और इसको हम कहते हैं कि ये डिकोडर था क्योंकि इसने H3 हिडन स्टेट एट टाइम 3 को एज इनपुट लिया या यूज़ किया टू जनरेट अ होल सीक्वेंस ऑफ आउटपुट वर्ड्स. सो दिस इज द इनकोडर डिकोडर नेटवर्क. एक बेहतर डिकोडर ये होगा कि हम यानी व्हेन वी स्पीक द प्रीवियस वर्ड दैट वी यूज्ड इट इन्फ्लुएंसेस द नेक्स्ट वर्ड. जो भी मैं अगला लफ्ज़ बोलूँगा वो पिछले पे डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है. यानी एक बेहतर डिकोडर ये होगा कि इफ़ यू मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम t+1, यानी एट द नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस, the probability distribution of words should depend on the word that you spoke, that the word that you drew at time t. इसको formally let's draw a diagram. ठीक है. इसको formally इस तरह से देख लेते हैं. और मैं अब इसको ज़रा और cleanly draw करने की कोशिश करता हूँ कि I have hidden state at time 0 initial, and then I have input at time 1, and then I compute the hidden state at time 1. This goes, or of course output भी compute होगी at time 1, but I ignore it, so I don't draw it. And if you want, आप भले ना output compute करें,
because you don't need it, so stop the forward propagation here at the hidden layer because you don't need it. उसके बाद hidden state at time 2 compute होगा based on hidden state at time 1 and the second input word, and then when the third input word comes, hidden state at time 3 compute होगा based on this word and the previous hidden state. उसके बाद हम इस दफ़ा ज़रा प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं कि इस दफ़ा हमारे पास जो फोर्थ वर्ड है x4 कह लें, x at time 4, that's the end of sentence symbol. So based on the end of sentence and based on this encoding, we compute the hidden state at time 4. And this vector here, this becomes our encoding. ठीक है. Now let's use this encoding. ये हमारा encoder था. This was our encoder. Then we use H4 and we start decoding. How do we do this? इसको भी थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल में तरीके से लिख लेते हैं. अब हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे कहेंगे कि मेरा जो यानी ये जो H4 है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ हाँ ठीक है. यानी डिकोडिंग की बारी. आई जस्ट पिक H4 एंड आई विल से कि ये मेरा इनिशियल हिडन स्टेट है. जस्ट लाइक इनकोडिंग की बारी मैंने H at time 0 कहा था ना, इनिशियल हिडन स्टेट H at time 0. फॉर द डिकोडर माई इनिशियल स्टेट इज ये जो इनकोडर ने प्रोड्यूस किया था H at time 4, दैट्स माई इनिशियल हिडन स्टेट. और अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं जो डिकोडर के हिडन स्टेट्स हैं उनको मैं किसी और सिंबल से अगर रिप्रेजेंट कर लूँ, यानी डिकोडर की जो हिडन स्टेट्स हैं उनको मैं H की बजाय अगर S कह लूँ तो दिस इज़ S at time 1 फॉर द डिकोडर. और ये जिसको आपने H4 कहा था जो इनकोडर से आया था, मेरा इनिशियल हिडन स्टेट इस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक दिस विल बी S at time 0. माई इनिशियल हिडन स्टेट एट टाइम 0 वो कहाँ से आ रहा है? वो इनकोडिंग आई है, इनकोडर से जो प्रोड्यूस हुआ था. सो आई फीड इट हेयर. ठीक है. और इसकी बेस पे हमने जो पहले कर रहे थे वो ये था कि इस हिडन स्टेट की बेस पे आप एक वर्ड आउटपुट करते हैं, और वर्ड नहीं आउटपुट करते, आप आउटपुट वेक्टर निकालते हैं जो सॉफ्ट मैक्स के थ्रू निकल रहा है. ये आउटपुट और एट टाइम 1 ये आउटपुट लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स थे, अगर आउटपुट लैंग्वेज में 1 मिलियन वर्ड्स थे तो इस वेक्टर में 1 मिलियन प्रोबेबिलिटीज़ पड़ी होंगी. हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी कि जी टाइम 1 पे ये वर्ड आउटपुट होना चाहिए था. तो मिलियन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज़ वाला ये वेक्टर है. इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होगा. फाइन. पर हम एक काम और कर रहे हैं. हम यहाँ पे एक इनपुट भी लेके आने लगे
और चूंकि मैंने अभी सेंटेंस शुरू करना है तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो इनपुट वर्ड है यहाँ पे वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है वाला सिंबल है. सो व्हाट आई एम रियली डूइंग हियर इज दिस. इफ माई इनपुट वर्ड इज स्टार्ट ऑफ सिंबल एंड माई हिडन स्टेट जो कि हिडन स्टेट जो H4 या S0 इनपुट हुआ था वो जब W11 से मल्टीप्लाई हो के फीड हुआ इस हिडन लेयर में. अपने वेट्स लिख लेते हैं. यहाँ पे W0 होता था और B बायसेस का वेक्टर 0 होता था. तो मैं W0 इंटू इनपुट वर्ड प्लस बायस प्लस W11 इंटू S0 ये करता था और इसको tan H में से गुजारता था फॉर अ स्टैंडर्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. फॉर एन LSTM ये ज़रा सी कॉम्प्लिकेटेड थी प्रोसेसिंग. बट रिगार्डलेस पॉइंट इज़ कि मैंने ये जो S1 बनाया है ये प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट समथिंग कॉल्ड इनपुट. ठीक है. हालांकि इनपुट सीक्वेंस तो हम पहले देख चुके हैं, वो तो ये रेड वाला x1 x2 x3. पर लेट मी कॉल दिस एन इनपुट. द फर्स्ट इनपुट इज कि जी अब स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यू हैव टू स्टार्ट अ सेंटेंस. इफ दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द हिडन स्टेट देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द मिलियन वर्ड्स, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हर वर्ड के इस वक्त आउटपुट होने की. तो एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर आ जाएगा. इन मिलियन वर्ड्स में से आई हैव टू ड्रॉ वन वर्ड. न्यूरल नेटवर्क ने मुझे वर्ड आउटपुट करके नहीं दिया, लास्ट लेयर ने मुझे वर्ड आउटपुट करके नहीं दिया. इसने कहा है कि मिलियन वर्ड्स हैं, इस वर्ड की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी है. सो राइट नाउ वी नीड टू ड्रॉ अ सैम्पल फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. So we need to, and we'll come to this later when we say कि we need to draw a sample from the probability distribution at any time t. ठीक है. ये कैसे होगा? ठीक है. इसके कई तरीके हो सकते हैं. एक तरीका हम देख लेते हैं अभी. एक तरीका ये है कि जौन से वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मिलियन प्रोबेबिलिटीज़ पड़ी है, जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जस्ट पिक दैट वर्ड, जस्ट चूज़ दैट वर्ड. विच मीन्स कि अगर इस मेथड का हम नाम देना चाहें तो ये आर्गमैक्स है. YT की आर्गमैक्स. इसमें मिलियन वर्ड्स थे, वो वाला इंडेक्स या वो वाला वर्ड जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी. ठीक है. वो चूज़ कर लें. लेट्स अस्यूम कि उर्दू के जो जितने भी वर्ड्स थे उनमें से इस टाइम पे ये जो वर्ड है जैद, इसके प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी. तो मैंने ये आर्गमैक्स वाला रूल यूज़ करके जो मैंने वर्ड ड्रॉ किया आर्गमैक्स के थ्रू वो जैद था. ये जैद वर्ड अब मेरे पास आ गया. ठीक है. सो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आया है कि इट्स नॉट कि मैंने सिर्फ सॉफ्ट मैक्स करके प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं. मैंने सॉफ्ट मैक्स करने के बाद प्रोबेबिलिटीज़ आने के बाद उनमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड उठा लिया. फाइन. नाउ आई गो टू द नेक्स्ट टाइम स्टेप एंड आई विल गेट द हिडन स्टेट एट टाइम 2. इसको भी कोई इनपुट चाहिए. वो जो इनपुट आ रही है वो ये वाला वर्ड है जो आपने अभी ड्रॉ किया था. ठीक है. सो आई इनपुट द सेकंड वर्ड हियर जैद. कि अगर जैद इनपुट वर्ड आया और हिडन स्टेट S1 था पहले, तो अब हिडन स्टेट क्या बनेगा. और बेस्ड ऑन दिस हिडन स्टेट what will be the probability of all the million words at
at time 2? What will be the probabilities of each of the million words at time 2? ये भी कोई probability distribution आ जाएगी. इस पे भी argmax करूँगा, ठीक है. So let's say argmax करने के बाद यहाँ पे आया ने, जैद ने, 2 words हो गए. And we keep going, right? यानी ये वाला काम अब हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है. Let me copy all of this. Let's fix this. So सेकेंड टाइम पे हमने ने प्रोड्यूस किया था, जैद ने. ये अगले टाइम पे इनपुट बन जाएगा, इनपुट वर्ड. सो यहाँ पे वेट, यहाँ पे ने इनपुट हो रहा होगा. और फिर अगले टाइम पे लेट्स से मैं आइडियल एग्जांपल ले रहा हूँ कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक होती जा रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त नेटवर्क ट्रेन हो गया, परफेक्ट आंसर्स प्रोड्यूस कर रहा है. जैद ने, अगर यहाँ पे खालिद की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी तो अगले टाइम पे यहाँ पे खालिद प्रोड्यूस हो रहा है. इस टाइम पे अगर को आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी तो यहाँ पे को प्रोड्यूस हो जाएगा. ऑल्सो आई नीड टू फिक्स द टाइम नंबर्स. दिस विल बी टाइम 3, दिस विल बी टाइम 4. So let's write those times. At time 3, at time 3, at time 4, at time 4, and we continue. ठीक है, ये मैं बाकी ड्रॉ नहीं करता, लेकिन यहाँ से लेट्स से जो लेट्स से यहाँ से भी सबसे सही वाला वर्ड जो चूज़ हुआ था आर्गमैक्स पे वो था थप्पड़, corresponding to slapping. और अब जो प्रोड्यूस हुआ at time this will be time 6 वर्ड था ये, I think 6. ओ टाइम 1 जैद ने खालिद को कौन सा वर्ड होगा, आई फॉरगॉट काउंट. 6 पे we'll have मारा. 6 और ये भी अभी वी कांट एंड क्योंकि एंड ऑफ सेंटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ. और उसके बाद अगर so I have to copy it again. So इसने आखिरी वर्ड प्रोड्यूस किया मारा, वो प्रोड्यूस हुआ, वो इनपुट में गया एट टाइम 7 और फिर आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ निकली 1 मिलियन वर्ड्स की एट टाइम 7. और उन प्रोबेबिलिटीज़ में से अगर एंड ऑफ सेंटेंस वाला जो वर्ड है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी
तो वो निकल आएगा. वंस दिस हैपन्स वी स्टॉप, यानी वी विल कंटिन्यू generating word after word after word after word until we get the word end of sentence and that's where we stop. ठीक है, तो ये जिसको मैं कह रहा था कि बेहतर डिकोडर है, इसमें सिर्फ ये चेंज है कि आप once you have the probabilities of all the words at the output at any time t, you actually pick a word from that probability distribution. फिलहाल हमने देखा है कि हम नाइव तरीके से सिर्फ जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड है वो उठा लेते हैं और उस वर्ड को we input that word into our recurrent network at the next time instance. ठीक है, so that the next output word depends on the word that you produced at the last instance of time. सही. Okay, so this is a better decoder, and we can draw a big green box around this decoder as well, जिसमें box goes from here to here. ठीक है, and that's our decoder. Okay. And notice के ये जो आप y probabilities का वेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं y at any time t, नोटिस कि ये असल में आपके पास क्या चीज़ है, यानी when you say y at time t और इसका jth कंपोनेंट y वेक्टर है एक जिसके अंदर लेट्स से 1 मिलियन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज़ पड़ी हैं, तो मैं jth वर्ड की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, राइट, विच मीन्स कि दिस थिंग इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटपुट एट टाइम t is the jth word in my vocabulary. Remember vocabulary को मैंने V कहा था कि 1 million words हैं let's say. So this is the probability कि the output that was produced, यानी ये ड्रॉ करने के बाद है, ये वो 1 million words नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं ड्रॉ करने से पहले the jth component of my probability vector at time t is just saying कि क्या probability है कि टाइम t पे जो आउटपुट वर्ड है वो vocabulary का jth वर्ड होगा. ठीक है, given see it's a conditional probability, क्योंकि ये जो y t निकला है at any time ये तो पिछले सारे y's पे डिपेंड करता था, राइट. सो इट्स ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी गिवन के आउटपुट में आपने टाइम t-1 में क्या निकाला था ये तो आपको पता होगा इस वक्त, क्योंकि यही तो इनपुट हुआ है एट टाइम t. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि उससे पिछले टाइम पे आपने क्या निकाला था आउटपुट वर्ड, यानी जितने भी पिछले आउटपुट वर्ड्स थे उन सारों पे y एट टाइम t डिपेंड करता है. सो मैं वो सारे लिख लेता हूँ कि कौन कौन सी आउटपुट्स मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ अब तक. ठीक है, तो ये तो सेट हो गया ऑल वर्ड्स that have been output so far before time t. But all of this, the whole green box depends on the red encoding, right? और red encoding किस पे डिपेंड करती थी? इनपुट्स पे, x1, x2, x3. सो इसका मतलब है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है which also depends on the words input
input word at time 1, input word at time 2, input word at input word at time n, and n is जो भी input sequence की जो भी length थी. So in our case input sequence की length थी उसमें 3 words थे, लेकिन मैंने end of sentence भी अगर डाल दिया उसमें just to show कि terminate हो गया, तो n would be 4 in this case. ठीक है, कि ये 4 input words आए थे. उन सारों पे भी ये depend करता है. ठीक है, so this will be all input words. ठीक है, okay, so that's the probability. ये जो y वेक्टर आपको नज़र आता है यहाँ पे, इस y वेक्टर के अंदर बहुत सारे नंबर्स पड़े हैं और उनमें से हर नंबर की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये प्रोबेबिलिटी है. एट टाइम t द jth कंपोनेंट इज़ अ प्रोबेबिलिटी के टाइम t पे जो वर्ड आउटपुट होना चाहिए वो वोकैबुलरी का jth वर्ड होना चाहिए. इसकी प्रोबेबिलिटी इस yj में पड़ी एट टाइम t. और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि yt डिपेंड्स ऑन ऑल प्रीवियस वर्ड्स दैट यू हैव आउटपुट. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए मैं यहाँ पे y वेक्टर्स भी लिख सकता था, y1, y2, y एट टाइम 1 तक, y एट टाइम t-1. ऑफ कोर्स इट डज डिपेंड ऑन देम, लेकिन हम y निकालने के बाद एक वर्ड भी आउटपुट कर देते हैं, जैद ने खालिद को, यानी वो सारे वर्ड्स आउटपुट किए हुए हैं और हम वो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जो वर्ड्स आपने आउटपुट किए थे उन पे कंडीशन हुई हुई है ये प्रोबेबिलिटी. जो वर्ड्स आपने इनपुट में डाले थे जैद, स्लैप्ड, खालिद, वो वर्ड्स भी उन पे डिपेंड कर रही है, जिससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ लेट्स सी के हाउ डू वी ड्रॉ अ सैम्पल. मैंने एक एग्जांपल दे दी थी सैम्पल ड्रॉ करने की कि आपके पास एक 1 मिलियन नंबर्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है उसका इंडेक्स उठा लें कि जी ये वाला वर्ड मैंने पिक कर लिया. दैट माइट नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट ऑप्शन. कभी कभी ये हो सकता है कि यहाँ पे जैद की बजाय जैदी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है. राइट, आपके पैरामीटर्स अच्छी तरह ट्रेंड नहीं थे. ठीक है, तो यहाँ पे जैद की बजाय जैदी की प्रोबेबिलिटी अच्छी आ जाती है. यहाँ पे को की बजाय कौन की प्रोबेबिलिटी अच्छी आ जाती, या को की बजाय की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बेहतर आ जाती. ना इमेजिन कि अगर मैंने सेंटेंस लिखा होता जैद ने खालिद की थप्पड़ मारा. अब इस एक टाइम इंस्टेंस पे अगर मैं ग्रीडी तरीके से देखूं तो की प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा थी, मुझे इसको यूज़ करना चाहिए. लेकिन ओवरऑल अगर सेंटेंस की पूरा जो सेंटेंस आपने बनाया है उसकी प्रोबेबिलिटी देखूं, जैद ने खालिद की थप्पड़ मारा, इस पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी कम होगी. यानी दिस ग्रीडी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स is not guaranteed to give you a globally optimal sentence. एक ऐसा यानी इस टाइम पे अगर मैंने greedy डिसीजन किया तो हो सकता है at the end of the translation process जो मेरे पास फाइनल सेंटेंस निकलना है it will be a less optimal sentence. यानी अगर यहाँ पे मैं की बजाय को सेलेक्ट कर लेता, भले को की प्रोबेबिलिटी की से कम होती, मेरा जो फाइनल सेंटेंस आना था उसकी प्रोबेबिलिटी बेहतर होनी थी ओवरऑल. ठीक है, सो लेट्स सी कि ये कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल एक बेहतर आंसर आए. बिकॉज हर स्टेप पे ग्रीडी सोल्यूशन ले लेना माइट नॉट प्रोड्यूस द ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन.
इट विल बी लोकली ऑप्टिमल बट नॉट ग्लोबली ऑप्टिमल। तो दूसरी ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप टॉप के प्रोबेबिलिटीज वाले जो वर्ड्स हैं वो उठा लें। फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ को, तो हो सकता है कॉन की प्रोबेबिलिटी भी हाई हो, की प्रोबेबिलिटी भी हाई हो, और लेट्स से टॉप 5 के अंदर ये को जो सही वाला आंसर है को लेट्स से टॉप 5 के अंदर आ गया था। बेस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं थी लेकिन टॉप 5 में आ गया था, या टॉप के प्रोबेबिलिटीज में आ गया था। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिर्फ सारों को बाहर फेंक के सिर्फ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला उठाने की बजाय आप ऐसा करें, आप टॉप के वर्ड्स उठा लें, ठीक है, उनको बाहर ना फेंकें, उन सारों को ले लें, टॉप के वर्ड्स सारे सेलेक्ट कर लें। एंड लेट्स सी ये कहाँ जाती है बात, यानी टॉप के आउट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे पास जब y1 आया था तो y एट टाइम 1, तो इससे मैं फौरी तौर पे आर्ग मैक्स करके प्रोड्यूस करने की बजाय मैंने ये काम किया, मैंने एक वर्ड उठा लिया जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला था, वो था लेट्स से z, ये वाला उठा लिया। एक और वर्ड था कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला, वो था लेट्स से ज़्यादा, कोई और वर्ड था ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला, लेट्स से ज़्यादती। मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल्स लिए जा रहा हूँ, पर लेट्स अस्यूम कि इस तरह के अल्फाज थे, और एक था ज़ैदी, ठीक है। सो लेट्स से टॉप 4 मैंने उठाए, यानी आई हैड 1 मिलियन वर्ड्स, हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे ऑफ बीइंग आउटपुट एट दिस टाइम, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड थे वो ये थे, मैंने चारों उठाए, और अब मैंने अपने रिकरेंट नेटवर्क की 4 कॉपीज़ बनाई। कॉपी से मेरा मतलब कि मैंने पहली दफ़ा वो जो टाइम 2 पे जो वर्ड इनपुट करना है वो पहले मैंने ज़ैद रखा, ठीक है। इसकी बेस पे कोई y2 निकला होगा एट टाइम 2, इसके अंदर 1 मिलियन प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। और वो कंडीशनड होगा किस बात पे कि पिछले टाइम पे ज़ैद प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इधर से भी मैं जो वर्ड्स हैं टॉप 4 उठा लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं जब अगर तो ये वर्ड ज़ैदी प्रोड्यूस हुआ हो तो उसको इनपुट करके भी y2 निकाल लेता हूँ, ये भी मिलियन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी, इनमें से भी टॉप 4 निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैंने प्रोड्यूस करके y2, इसको इनपुट करके y एट टाइम 2 निकाला होता, उसमें से मिलियन प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उनमें से टॉप 4 निकाल लेता, इनकी बेस पे करता टॉप 4 निकाल लेता। So right now I have how many branches really? पहले 4 ब्रांचेस यहाँ निकली थी टॉप 4 की वजह से, और अब हर एक ब्रांच में 4 ब्रांचेस निकल आई हैं। So there are 16 branches at this time. So at time 1 you have 4 to the power 1 branches. टॉप 4 कर रहे हैं ना, और अगर मैं k की बात करूँ तो यहाँ पे k to the power 1 ब्रांचेस होंगी, इस टाइम पे 4 to the power 2 ब्रांचेस होंगी,
अगर k की टर्म्स में कहें तो k स्क्वायर ब्रांचेस होंगी एट एनी टाइम t। एट एनी टाइम t आपके पास 4 to the power t, या अगर k टॉप k उठाए हैं तो k to the power t ब्रांचेस होंगी। सो this grows, this branching out increases very quickly, ठीक है। लेकिन इमेजिन कि अगर मैंने टॉप 4 ना उठाए होते, मैंने मिलियन के मिलियन उठा लिए होते, तो फिर तो ये ब्रांचिंग बहुत ही, यानी 1 million to the power 1, 1 million to the power 2, 1 million to the power t। तो instead of million I'm just doing 4, so of course it even for 4 this increases very quickly, but million तो बहुत ही ज़्यादा हो जाना था। लेकिन अभी भी we don't know what the best sentence is, ठीक है। और इसमें हो सकता है कोई यहाँ पे जो वर्ड हो वो जैद ने हो, यहाँ पे प्रोड्यूस होता हो जैद को, जैद से, जैद यहाँ पे प्रोड्यूस होता हो, आई डोंट नो, कोई भी उर्दू का वर्ड, कभी, जैद कभी, व्हाटएवर हो सकता है। कुछ नॉनसेंस सेंटेंसेस भी हो सकता है बनते रहें, लेकिन मैं बस प्रॉबिलिटीज़ देखी जा रहा हूँ। यहाँ पे जैदी है, हो सकता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता हो जैदी ने, जैदी, जैदी की, एंड सो ऑन, कई वर्ड्स प्रोड्यूस हो सकते होंगे और इन सारों में, ठीक है। अब इशू ये है कि जब यहाँ पे आपने जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड निकालना है, यानी व्हाट आई हैव स्किप्ड हियर इज कि इस टाइम 2 पे टॉप के वाली प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। क्या मैं सिर्फ ये जो 1 मिलियन नंबर्स आ गए हैं इनमें से टॉप के उठा रहा हूँ, या मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैं अब ये करने लगा, मैं कहता हूँ कि जो टॉप के जिसको आप कहते हैं, लेट मी डिफाइन ये टॉप के वाली प्रोबेबिलिटी। टॉप के वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुटिंग this word at time 2 and outputting this word at time 1, given कि मेरे input words ये थे, isn't this probability of A B? यानी अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के रूल्स के तौर पे देखना चाहूँ तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन सी, और ये तो हम प्रोडक्ट रूल से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और सी तो पहली गिवन है इसलिए वो भी लिख देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ए बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और चूंकि सी वैसे ही गिवन है तो मैं दोनों केसेस में सी को गिवन वाली साइड पे वैसे ही मजबूर हूँ लिखने के लिए। ओके, तो ये तो प्रोडक्ट रूल था, मैं लिख देता हूँ कि दिस इज जस्ट द प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे बिल्कुल यही सिचुएशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ O2 इज A, O1 इज B एंड द रेस्ट गिवन जो है वो C है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट वर्ड एट टाइम 2 बीइंग दिस, गिवन के आउटपुट वर्ड एट टाइम 1 ये था एंड इनपुट वर्ड्स वर दीज, दिस ये C का रोल प्ले कर रहे हैं।
So this is probability of A given B multiplied by probability of B, which is probability of output word at time 1 being this given input words C. Okay, नोटिस कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यही तो था y एट टाइम 1 का कौन सा इंडेक्स, मैं अब्यूज ऑफ नोटेशन कर रहा हूँ कि जो भी वर्ड आपने प्रोड्यूस किया था ना एट टाइम 1, जो भी वर्ड आपने प्रोड्यूस किया था एट टाइम 1 उसका जो इंडेक्स था, अगर वो तीसरा वर्ड था तो ये वो यहाँ पे 3 लिखा होगा। अगर वो 234th वर्ड था तो ये O1 इंडेक्स 234 लिखा होगा। यानी वो 1 मिलियन एंट्रीज वाले अरे में से जो 234th वाली एंट्री थी वो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वर्ड गिवन द इनपुट्स एट टाइम 1। ठीक है, तो ये वो चीज़ है और ये आपके पास मौजूद है। यानी जब आपने यहाँ पे टाइम 1 पे y बनाया था इसमें सारे 1 मिलियन एंट्रीज पड़ी थी। मैंने जो फॉर एग्जांपल अगर जैद था टाइम 1 का वर्ड तो जैद वाली जो प्रोबेबिलिटी थी वो ये लिखी हुई है सेकेंड टर्म। ठीक है, और अगर तो वो वर्ड जैदी था तो ये वो जैदी वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी होगी सेकेंड टर्म। अगर वो वर्ड ज़्यादा चूज़ किया गया था तो फिर यहाँ पे ज़्यादा वाली प्रोबेबिलिटी। यानी इन ऑल केसेस ये जो 4 प्रोबेबिलिटीज़ थी, क्योंकि आपने यहाँ से सिर्फ 4 वर्ड सेलेक्ट किए थे टॉप 4 प्रोबेबिलिटीज़ वाले, उनके जो 4 नंबर्स थे प्रोबेबिलिटीज़ के वो यहाँ पे बारी बारी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर एक ब्रांच में या यहाँ पे जैद वाली प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी ब्रांच अगर ली थी तो जैदी वाली प्रोबेबिलिटी होगी एंड सो ऑन। और ये कौन से एंट्री है? आपने सारे इनपुट्स देख लिए, आपने पहला आउटपुट वर्ड भी इनपुट कर दिया और फिर प्रोबेबिलिटी निकाली। वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर नेटवर्क इज प्रोड्यूसिंग। यानी ये y2 ही है। y2 जिसको आप कहते हैं y एट टाइम 2, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने जैद प्रोड्यूस किया था या जैदी प्रोड्यूस किया था या ज़्यादा या ज़्यादती क्या प्रोड्यूस किया था। विच मीन्स कि ये जो मैंने गिवन वाली साइड पे वो वर्ड लिख तो दिया है। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है दिस इज एग्जैक्टली y एट टाइम 2 और उसका कौन सा इंडेक्स, जो भी आउटपुट वर्ड एट टाइम 2 आप करना चाह रहे हैं उसका इंडेक्स है। ठीक है, यानी रियली मैंने ना इस पूरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकाली है इस फॉर्मूले से। ये जो टाइम 2 तक जो फॉर्मूला मैंने रखा है टाइम 2 तक फिलहाल, इससे मेरे पास एट टाइम 2 इस फॉर्मूले से मेरे पास 16 ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज होंगी। ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, पूरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, यानी जैद को इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जैद से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जैद ने प्रोबेबिलिटी, जैद कभी प्रोबेबिलिटी, जैदी ने, जैदी की, फिर ज़्यादा अगला वर्ड, ज़्यादा अगला वर्ड, फिर ज़्यादती अगला वर्ड, ज़्यादती अगला वर्ड। तो ये 16 ब्रांचेस थी। हर ब्रांच की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। दिस विल गिव मी इनफैक्ट ये जो एरो है ना ये टॉप के से नहीं मैं कह रहा, ये यहाँ से आ रहा है, टॉप के बाद में करेंगे। एट दिस टाइम एट टाइम 2 दिस विल गिव मी ओवरऑल या जॉइंट probabilities,
of 16 branches, ठीक है, और फिर उन 16 ब्रांचेस पे टॉप के लगाता हूं मैं, ठीक है, फ्रॉम दोज 16 ब्रांचेस, जिसमें हर ब्रांच की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, तो 16 नंबर्स हैं मेरे पास प्रोबेबिलिटी के इस वक्त. फ्रॉम दोज 16 ब्रांचेस pick the top 4 या top k ब्रांचेस, इस केस में k 4 रखा हुआ, ठीक है. सो फिर से यानी पहले स्टेज पे आई हैड 1 million ब्रांचेस एंड आई पिक्ड ओनली 4. एट द सेकेंड टाइम स्टेप आई हैड 4 इंटू, असूलन तो 4 इंटू 1 million होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने हर ब्रांच में से 4 उठा ली, बेस्ट 4, ठीक है. तो यू हैव 4 इंटू 4 विच इज़ 16 ब्रांचेस, एंड देन इवन फ्रॉम दोज 16 ब्रांचेस आई पिक द बेस्ट 4, ठीक है. हो सकता है जो बेस्ट 4 थी, लेट मी point them out in a different color. Let's say ये वाली ब्रांच टॉप 4 में आती थी, और लेट्स से ये वाली ब्रांच भी टॉप 4 में आती थी, लेट्स से ये वाली ब्रांच भी टॉप 4 में थी, और लेट्स से ये वाली ब्रांच भी टॉप 4 में थी. तो ये 4 ब्रांचेज हैं जो टॉप 4 में आ जाएंगी. एंड देन वी जस्ट कंटिन्यू एट द नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस, क्योंकि पिछले टाइम पे अब मेरा एक्सप्लोजन नहीं हुई कि 4 से 16 पे चले गए, 4 से 16 पे गए थे, पर मैंने फिर से उनमें से सिर्फ 4 उठा लिए. So even at the next time instance I am still at 4 branches. At time 3 मेरे पास इन 4 ब्रांचेस के लिए, हर एक ब्रांच के लिए 4 और ब्रांचेस आ जाएंगी, तो फिर से 16 हो जाएगी. उन 16 में से फिर से मैं टॉप 4 उठा लूँगा. तो इवन एट टाइम 3 आई विल हैव द बेस्ट 4 ब्रांचेस. सो हर वक्त मेरे पास बेस्ट 4 ब्रांचेस होंगी. एंड हाउ लॉन्ग डू वी कंटिन्यू? वेल, वी लेट every branch proceed, ठीक है, we let every branch proceed and we terminate and we terminate each branch, we terminate each branch when that specific branch produces the terminating symbol, end of sentence वाला symbol या word, ठीक है. क्योंकि ये उस रिकरेंट नेटवर्क की कई 4 कॉपीज हर बारी चल रही हैं, तो हम ये सारी ब्रांचेस में नेटवर्क चलाई जा रहे हैं, और जैसे ही किसी ब्रांच में एंड ऑफ सेंटेंस आ जाता है, वी स्टॉप दैट ब्रांच, ठीक है. तो एट द एंड हमारे पास, हम जितनी भी ब्रांचेस चलती थी, हम सारों को चलने देते हैं, ठीक है, ठीक है. यानी वी लेट ऑल, और मैंने सही ऑल, इसका मतलब है टॉप के वाली ब्रांचेस, हर टाइम पे टॉप के जो 4 ब्रांचेस हैं वही चल रही हैं, बाकी तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ. वी लेट ऑल टॉप के ब्रांचेस कंटिन्यू अंटिल टर्मिनेशन. तो कोई ब्रांच हो सकता है 4 वर्ड प्रोड्यूस करने के बाद टर्मिनेट हो जाए, दूसरी ब्रांच 50 वर्ड्स के बाद टर्मिनेट हो, तीसरी ब्रांच 200 वर्ड्स के बाद टर्मिनेट हो. यानी हर ब्रांच की जो लेंथ है वो भी उसकी अपनी, जैसे वो जो वर्ड्स प्रोड्यूस हो ही जा रहे हैं, जब एंड ऑफ सेंटेंस आएगा तब टर्मिनेट होगी. तो द ब्रांचेस प्रोड्यूस्ड कैन हैव डिफरेंट लेंथ्स, विच इज़ फाइन.
हमारे पास अब जैसे ही सारी ब्रांचेस टर्मिनेट हो गई होंगी टॉप के वाली, उनकी लेंथ फ़र्क होंगी, उनमें से कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए. नाउ दिस बिकम्स इजी. फ्रॉम ऑल द टर्मिनेटेड branches, from all the terminated branches, pick the one with the highest overall probability. और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैसे आ रही है, ये वाला रूल यूज़ करके, राइट. ये तो मैंने टाइम 2 के लिए किया था. टाइम 3, टाइम 4, ये चलता जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है. टाइम उतने टाइम तक जितनी भी उस सेंटेंस की लेंथ थी जो उस ब्रांच का सेंटेंस बनता था, ठीक है. सो जौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली है, जस्ट पिक इट एट द एंड. ये जो एल्गोरिदम है, इसमें मुमकिन है कि किसी एक टाइम पे क्योंकि मैं अब आर्ग मैक्स तो नहीं उठा रहा, मैं तो अब टॉप के उठा रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो आर्ग मैक्स वाली ब्रांच थी, जब वो आगे कंटिन्यू किया उसने, आर्ग मैक्स वाली ब्रांच आगे जाते जाते उसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कम हो गई, और जो कम प्रोबेबिलिटी वाला एक वर्ड था एट एनी टाइम टी, उसकी जो ब्रांच आगे गई थी उसकी प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा हो गई तो मैं उसको चूज़ कर लूँगा. सो दिस हैज़ अ मच बेटर चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेंटेंस दैट हैज़ अ हायर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी. इस एल्गोरिदम को, ये जो एल्गोरिदम हमने पढ़ा है, इस एल्गोरिदम का एक ख़ास नाम है, इस एल्गोरिदम को कहते हैं बीम सर्च. इस एल्गोरिदम को कहते हैं बीम सर्च, ठीक है. सो इट्स वेरी यूजफुल when trying to decode a given encoding, ठीक है. It's very useful for translating from one input language to an other output language, ठीक है. Beam search, it gives you a sentence या output sequence. It gives you an output sequence that has a higher overall probability compared to कि अगर आपने greedy decisions किए होते कि हर टाइम पे highest probability वाला वर्ड उठाना. इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा अटेंशन मॉडल, जिसका मैं एक आपको बस हिंट दे दूं कि रिमेंबर कि ये जो डिकोडिंग हमने की है, द डिकोडर यूज्ड H4, यानी जो इनकोडर ने आखिरी हिडन स्टेट प्रोड्यूस किया था, द डिकोडर पिक्ड ओनली द लास्ट हिडन स्टेट to produce the decoding. Attention models कहते हैं कि why do you pick only the last hidden state? Pick all of them. Pick H1, pick H2, pick H3, pick H4, pick all of them to produce the decoding. इसको हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा कर देंगे.